Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IAS Academy. So today in this session we are going to discuss one of the most important news, and that is related to Bangladesh. Yes, again Bangladesh stands on the brink of chaos and one man is at the center, and that is Nobel laureate Muhammad Yunus. Yes. Now various allegations have been made against the Muhammad Yunus that alleged ties to the Islamic factions, and he is also he had a plan to overthrow the secular government of Bangladesh, and a looming deadline is set by radical student movements in Bangladesh. So this is no ordinary political scandal, as Donald Trump prepared for his second term as President of United States of America on 20th January 2025. So this whispers of swift and unforgiving actions against the Muhammad Yunus and his allies have gripped global headlines. Now, the thing here is, will Bangladesh survive this storm, or are we witnessing the rise of dangerous new regime? So stay tuned with this uncover explosive truth behind this high stakes of geopolitical drama. तो अब ये ड्रामा की शुरुआत हो कैसे रही है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, लाइक मोहम्मद यूनुस हु इज कंसीडर्ड एज ए कंट्रोवर्शियल फिगर, और इनके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगे हैं दैट इनके टाइज हैं रेडिकल एलिमेंट्स के साथ, और इनका एस्पिरेशन है टू स्टैब्लिश बांग्लादेश एज इस्लामिक रिपब्लिक। क्लियर? तो ये इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। सो यूनुस इज एक्यूज ऑफ प्लॉटिंग टू टर्न बांग्लादेश इनटू एन इस्लामिक रिपब्लिक और अ कैलिफेट। So his supporters, including groups, other groups, student groups and other Islamist organizations. Clear? So they are planning to overthrow the secular constitution. तो इनका प्लान था कि बाय 31 दिसंबर 2024 को हम संविधान को हटा देंगे, बट इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया। अब यहीं पर कैसे एंट्री होगी डोनाल्ड ट्रंप की, तो बताते हैं। 20 जनवरी को Donald Trump is going to assume the office of President of United States. So he will take the strong measures against the Bangladesh, and पूरा वर्ल्ड जो है क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है इस इवेंट को कि ट्रंप कब अपना ऑफिस लेंगे, और जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए हुए हैं और जितनी भी डिजास्टरस पॉलिसीज हैं बाइडेन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको किस तरीके से वो रिवर्स करेंगे। So Donald Trump का जो सेकेंड टर्म है as US president is set to begin on 28 January 2025, and his administration is expected to take strong measures against the Islamic and extremist activities and those who are linked with the destabilizing Bangladesh, including Muhammad Yunus also। इनके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे। तो इसी पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर निकल जाएं। यस, यूनुस मे लीव बांग्लादेश बाय जनवरी 15 in 2025, citing health issues to avoid the consequences like sanctions or legal actions against him by United States of America. So United States of America के जो सैंक्शन है वो यूनुस को टारगेट कर सकते हैं और उनके अलाइज को भी टारगेट कर सकते हैं, and they are accusing them of violating the human rights, which are supporting terrorism and also disrupting the regional stability in Bangladesh। तो बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के ऊपर कि बांग्लादेश में जो इस टाइम पर रेडिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज जो चल रही हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप का राइज हो रहा है, लाइक अलकायदा, ISIS, बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज लाइक हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, इन सब पे हमले हो रहे हैं। सो पब्लिक कॉल फॉर वायलेंस एंड स्प्रेडिंग दी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजीज, ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बांग्लादेश की सरकार पर इस समय और मोहम्मद यूनुस पर। तो इसीलिए
जो की एलिगेशंस लगाए गए हैं मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट में, उसमें यह कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार के लिंक है इस्लामिस्ट ग्रुप के साथ, लाइक हिज्ब उत तहरीर, अंसार अल इस्लाम, देन हिफाजते इस्लाम, जमाते इस्लामी, इन सभी के साथ मोहम्मद यूनुस की सरकार के लिंक हैं। और मोहम्मद यूनुस जो है सपोर्ट कर रहे हैं अलकायदा और आईएस एफिलिएटेड एक्टिविटीज को। और ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी किए गए हैं जहां पर बांग्लादेश की सेक्युलर गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश की गई है। और अभी रिसेंटली जो फॉर्मेशन हुआ है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी, क्लियर, जो ईरान के मॉडल पर बनाई जाने की बात की जा रही है, इसको भी टारगेट किया गया है। तो अब सबसे बड़ा टारगेट मोहम्मद यूनुस की सरकार ने किस पर किया है? हिंदूज पर, बांग्लादेशी हिंदूज, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सेक्युलर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर्स, इन सभी पर काफी ज्यादा टारगेट किया गया है मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा। अब इन सभी चीजों में डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? व्हाट आर दी एंटिसिपेटेड एक्शंस बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? तो हम क्या देख सकते हैं कि ट्रंप जब अभी ऑफिस एज्यूम करेंगे 28 जनवरी 2025 को, तो हो सकता है सैंक्शंस लगाए जाए यूनुस एंड इन सभी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पर। दूसरी चीज, इन्वेस्टिगेशंस इनटू यूनुस बिजनेसेस लाइक ग्रामीण अमेरिका एंड इनके जो टाइज है हिलरी क्लिंटन, बाइडेन, ओबामास एंड जॉर्ज सोरोस, तो बहुत सारे इंटरनेशनल फिगर्स, इनके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। एंड ऑल्सो मेजर्स टू प्रिवेंट बांग्लादेश। और यूएस पूरी तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यह चाहेगा कि बांग्लादेश एक टेररिज्म हब ना बने, ड्रग ट्रैफिकिंग का हब ना बने। तो इन सभी चीजों पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रंप के टाइम पीरियड में एक्शंस ले सकता है। अभी जैसे कि हम देखते हैं एंटिटीज लाइक पाकिस्तान की जो आईएसआई है, एक्टिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बांग्लादेश को एज ए बेस फॉर टेररिज्म एंड ड्रग ट्रेड। तो पाकिस्तान की आईएसआई भी रिपरकशंस फेस कर सकती है, क्लियर। सो इसीलिए मोहम्मद यूनुस हैज बीन ट्राई टू नेगोशिएट एंड शील्ड हिमसेल्फ एंड हिज एसोसिएट फ्रॉम इंटरनेशनल सैंक्शंस। सो इसीलिए कहा जा रहा है ही इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट हिज स्क्रूटनी इन इंटरनेशनल बिजनेस वेंचर, कि कहीं इनके इंटरनेशनल बिजनेस वेंचर की स्क्रूटनी ना हो, लाइक ग्रामीण अमेरिका, जहां पर हिलरी क्लिंटन सबसे इंपॉर्टेंट अलाई है एंड वो एक सबसे बड़ा फेस बन सकती है। तो यही कहा जा रहा है कि ट्रंप की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ट्रंप हो सकता है इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस ले आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड ही कैन आल्सो पुट सैंक्शन ऑन यूनुस एंड अदर इस्लामिक फैक्शंस। और काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें हो सकते हैं, क्लियर। तो ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बहुत सारे टारगेटेड आप कह सकते हैं सेक्शंस हैं सोसाइटी में, जिनके खिलाफ यूनुस की सरकार ने बहुत ज्यादा वायलेंस किया है, हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस। तो ये सभी चीजें सामने आ रही हैं निकल के। और ग्रामीण अमेरिका, अगर इन सभी चीजों पर स्क्रूटनी होगी, उसमें सबसे बड़ी अलाई है यूनुस की हिलरी क्लिंटन। और जॉर्ज सोरोस जैसे इनका क्या रोल रहा है बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, तो ये सभी लोगों का चेहरा सामने आ जाएगा। तो बहुत सारे एट्रोसिटीज हुए हैं अभी कुछ समय में बांग्लादेश में, लाइक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अलकायदा एंड आईएसआईएस फ्लैग्स इन बांग्लादेश। यस, बांग्लादेश में आप देख सकते हैं आईएसआई और अलकायदा का मार्च निकाला गया था, ओपन कॉल फॉर वायलेंस, इस्कॉन टेम्पल का जो इशू आया, इन सभी चीजों पर काफी सारे वायलेंस हुए। सो इंक्रीज अटैक्स ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज, सेक्युलर जर्नलिस्ट पर अटैक हुआ है, बहुत सारे जर्नलिस्ट को इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है, राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक जिहादिस्ट फोर्सेस इन दी कंट्री, देन ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब कहां गए ह्यूमन राइट्स वाले, क्यों चुपचाप है बांग्लादेश के इशू पर। Then partisan activities of US funded NGOs openly supporting Yunus and his extremist allies, and बहुत सारे threats आ रहे हैं जिहादिस्ट ग्रुप से, इस्लामिक फोर्सेस से, that they will invade India and they will implement गजवाय हिंद डॉक्ट्रीन। तो ये सारे ही खतरे आप देख सकते हैं इनकी सरकार के टाइम पीरियड में हो रहे हैं।
So the arrest of Al-Qaeda operatives from Bangladesh in various parts of the country. तो बांग्लादेश में बहुत सारे अल-कायदा और ISIS के ऑपरेटिव्स पाए गए हैं, तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में। 1947 की अगर हम बात करें तो 1947 में जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल खत्म हुआ था भारत पर, a large Muslim state comprising East and West Pakistan was also established at the same time in 1947. Now, the two provinces are separated from each other by more than 1500 kilometers of Indian territory. अब आवामी लीग की हिस्ट्री क्या है? तो अगर आप देखें ये फोटो आवामी लीग की है। 1949 आवामी लीग is established to campaign for East Pakistan autonomy from West Pakistan. अब इसीलिए क्योंकि कभी भी ईस्ट पाकिस्तान को याद रखिएगा कि इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे वेस्ट पाकिस्तान द्वारा और हेविली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। दोनों में डिफरेंस ये था, वेस्ट पाकिस्तान उर्दू डोमिनेटेड, ईस्ट पाकिस्तान बंगाली डोमिनेटेड एरिया। इसीलिए 1970 में आवामी लीग ने जब इलेक्शन जीते ईस्ट पाकिस्तान में, सो आवामी लीग विंस एन इलेक्शन इन 1970, ओवरवेलमिंग इलेक्शन विक्ट्री थी वो ईस्ट पाकिस्तान में। सो द गवर्नमेंट इन वेस्ट पाकिस्तान refuses to recognize the result and leading to the riots in East Pakistan. So that is why with the support of India finally Bangladesh was created and India-Pakistan war took place in 1971. And in 1971, Awami League proclaims the independence of the province as Bangladesh. So Pakistan is defeated in brief war with Indian assistance. And in 1972, Awami League leader जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जो आप देख सकते हैं, शेख मुजीबुर रहमान becomes prime minister and he started the program of nationalizing the key industries. Now, अब इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा था। So finally in 1975 Sheikh Mujibur Rahman is assassinated in a military coup in August and martial law imposed कर दिया गया बांग्लादेश में। अब 1977 में आप देख सकते हैं जनरल जिया उर रहमान becomes the president of बांग्लादेश। अब जिया उर रहमान के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप सार्क ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, the word SAARC was coined by Zia-ur-Rahman. Getting my point? So in 1981, President Zia-ur-Rahman is also assassinated in the abortive coup. अब 1982 के बाद से शुरू होता है मोहम्मद हुसैन इरशाद एरा, जनरल मोहम्मद हुसैन इरशाद एरा शुरू होता है। एंड 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद seizes the power in बांग्लादेश। 1983 में अब क्या हुआ, लिमिटेड पॉलिटिकल एक्टिविटी इज परमिटेड इन बांग्लादेश। नाउ 1986 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट इरशाद also lifted the martial law and reinstates the constitution. अब 1987 में state of emergency declared after opposition demonstrations and strike, बहुत सारे strikes हुए थे। 1988 में इन्हीं के टाइम पीरियड में बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन हो गया था इस्लाम। इस्लाम बिकम्स द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश। अब 1990 में की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट इरशाद स्टेप्स डाउन फॉलोइंग द मास प्रोटेस्ट व्हिच टुक प्लेस, तो इनकी भी सरकार गिरी। अब 1991 में आप देख सकते हैं बेगम खालिदा जिया who was a widow of President Zia-ur-Rahman, खालिदा जिया जो कि विडो थी जिया-उर-रहमान की, तो ये प्राइम मिनिस्टर बनती है बांग्लादेश की और वहीं पर पावर जो है शिफ्ट होती है प्रेसिडेंसी से प्राइम मिनिस्टर के पास। तो 1991 में आप देखेंगे फिर से पार्लियामेंट्री सेटअप रिस्टोर हुआ। शी वॉज द वाइफ ऑफ जिया-उर-रहमान। गेटिंग माय पॉइंट? एंड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इन्हीं की पार्टी है, खालिदा जिया की, और आवामी लीग पार्टी जो की पार्टी थी, याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान और उसके बाद उनकी डॉटर शेख हसीना। क्लियर? नाउ तो सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। आवामी लीग फिर से आ जाती है पावर में 1996 में। यस,
तो अवामी लीग फिर से पावर में आ गई 1996 में विद शेख हसीना who was the daughter of शेख मुजीबुर रहमान। अब 1998 में शेख हसीना ने 2/3 ऑफ द कंट्री, जो कि उस समय पूरा फ्लड से डिवास्टेट हो गई थी, उस समय शेख हसीना ने 15 फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस दी थी, जो कि इन्वॉल्व थे उनके फादर के असैसिनेशन में 1975 में। तो अब एक चीज अगर हम ध्यान रखें, 1991 में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में फिर से पार्लियामेंट्री सिस्टम रीस्टोर किया गया। अब 2006 से लेके 2008 तक याद रखिएगा पॉलिटिकल क्राइसिस रही है बांग्लादेश में, और दोनों ही पार्टीज के बीच में याद रखिएगा क्राइसिस चल रही थी। उसके बाद कंटिन्यूअसली पावर में शेख हसीना थी। तो अब इसी के बाद याद रखिए कि इस साल फिर से बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद यूनुस आते हैं, जो ओवरथ्रो करते हैं शेख हसीना रेजिम को। क्लियर? तो ये हिस्ट्री थी याद रखिएगा बांग्लादेश और इनकी पॉलिटिकल पार्टी की। तो अब आइए बात करते हैं कि शेख हसीना को इस साल याद रखिएगा इनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और मोहम्मद यूनुस आ जाते हैं पावर में। तो फ्रॉम फॉस्टरिंग द रेडिकल आइडियोलॉजीज टू अंडरमाइनिंग सेक्युलर गवर्नमेंट, यूनुस की जो पोजीशन है, यूनुस हैज पोजीशनड हिमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। एंड ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए खतरा नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट फॉर रीजनल स्टेबिलिटी ऑफ साउथ एशिया। सो दैट इज वाई कि अब यही कहा जा रहा है कि ट्रंप अब आएंगे, तो ट्रंप ने के कुछ जो आप कह सकते हैं एजेंडा में भी था कि उनका सबसे मेन एम है टू कॉम्बैट टेररिज्म, प्रोटेक्टिंग रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड रीस्टोरिंग दी ऑर्डर इन वॉलेटाइल रीजन्स। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यूनुस जो है देश छोड़कर भाग सकते हैं ऑन हेल्थ इश्यूज। तो अब की इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस की अगर हम यहां पर बात करें, तो की इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस क्या क्या है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, राइज ऑफ रिस्क ऑफ बिकमिंग अ टेररिज्म हब। क्लियर? बांग्लादेश कैन ऑल्सो बिकम अ बेस फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग विच इज एक्सप्लॉइटेड बाय पाकिस्तान आईएसआई। सो सेक्युलर गवर्नेंस जो है बांग्लादेश की, इट इज अंडर दी थ्रेट। अब यूएस के एक्शंस क्या होने चाहिए इस समय? यूएस के एक्शंस ट्रंप के टाइम पीरियड में क्या हो सकते हैं? ट्रंप कैन प्रिवेंट गजवाई हिंद डॉक्ट्रिन विच इज स्प्रेडिंग इन बांग्लादेश। देन Trump government can also take actions to dismantle the network which enabling the radical ideologies. तो possible outcomes क्या है कि by January 15, 2025 citing health issues है ना, that Mohammad Yunus can escape from Bangladesh। तो ये काफी सारी चीजें आ रही हैं। So what are the political consequences for Yunus? अगर हम देखें, so loss of international support, अब इंटरनेशनल सपोर्ट इनके पास से खत्म हो चुका है। लीगल ट्रबल्स इन यूएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, crippling sanctions on his business and his political networks be taken during the time period of Trump. Now if you take the broader implications, so Bangladesh faces a constitutional crisis which is risking its secular governance. Another important thing, US का एम है कि यहां पर फिर से स्टेबिलिटी लाई जाए and to protect the religious minorities in the region. Apart from this, Yunus and his allies may face severe repercussions if they are found guilty of alleged activities. तो ये पूरी तरीके से खतरा है किसके लिए? याद रखिएगा यूनुस और उनके अलाइज के लिए। तो ट्रंप पूरी तरीके से चैलेंज कर रहे हैं यूनुस और उनके अलाइज को, जिससे अब डर ये था क्योंकि बांग्लादेश में फिर से राइज हो रहा है इस्लामिक जिहादिस्ट फोर्सेस, तो ट्रंप का एक्शन इनके अगेंस्ट में ही होगा। और जो बांग्लादेश की एस्पिरेशन है अंडर यूनुस टू एस्टैब्लिश अ कैलिफेट और इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम, ये सारी चीजें इंस्टेबिलिटी ला सकती हैं। तो इसीलिए अब 20 जनवरी के बाद देखने वाला होगा कि ट्रंप गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। तो यूनुस जी के लिए एक ही चीज है, फाइनली द काउंटडाउन हैज बिगन with January 15 which is marked as a deadline for radical change in Bangladesh, and January 20 which is signaling a Trump's return to power, and the stakes couldn't be higher. Now the question here is, will Yunus flee the country to escape justice? Will Bangladesh hold on to its secular constitution, or
will it descend into chaos? One thing is certain, that this story is far from over. So don't forget to like, subscribe and hit the bell icon as we bring you more updates on this unfolding political thriller that is capturing the world's attention. So I hope this session is interesting for all of you. Thank you so much.